नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज के साथ में आज के करंट अफेयर की। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है, यानी कि बात हो रही है टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर की। हिमाचल प्रदेश किस नंबर के राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था? सेफ प्लस लोन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले जज कौन बने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन हैं? तो अब आइए इनके उत्तर जानते हैं। वर्तमान में हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल जी। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और एक इसी से मिलता जुलता नाम है प्रहलाद जोशी का। तो ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं और इनके पास में संसदीय मामलों का मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है और इसके अलावा माइनिंग का भी मंत्रालय है प्रहलाद जोशी के पास में। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो ये भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जून 1971 को ये भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। सेफ प्लस लोन स्कीम ये लॉन्च की गई है सिडबी के द्वारा, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी ने अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में मिलकर के स्टार्टअप फंड को भी लॉन्च किया है। भारतीय संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले जज हैं रजनीश ओसवाल। कौन है? रजनीश ओसवाल। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है गीता मित्तल। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं पुष्पन महापात्रा। कौन है? पुष्पन महापात्रा। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके एमडी और सीईओ हैं, उनका नाम है संजीव नौटियाल, जिनकी इसी वर्ष नियुक्ति हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस जनरल ऑस्ट्रेलिया है इसकी हिस्सेदारी थी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 26% की, तो इसने अपनी सभी हिस्सेदारी को बेच दिया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? किस टेलीस्कोप के द्वारा शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई? न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? और एके त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो अब आइए इनके उत्तर जानते हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्य के द्वारा शुरू की गई है, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। बात करते हैं शनि ग्रह के जो 20 नए उपग्रह खोजे गए, तो इससे इसके पास में हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 82। इससे पहले 79 थे बृहस्पति के पास में। तो ये जो हैं वो खोजे गए हैं सुबारू टेलीस्कोप के माध्यम से। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग में। भारत के केवी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा की गई थी, इसने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है। और जो पूरे ब्रिक्स समूह के देश हैं, यानी कि ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनको देने की घोषणा की है $15 बिलियन की। $1 बिलियन दिया है भारत को। एके त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये मुख्य न्यायाधीश थे किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के। किसके थे? छत्तीसगढ़ राज्य के ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये रहा आपका क्विज। आई होप क्विज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। चलिए वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक 57 लाख से ज्यादा लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। 3,55,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा, यूएसए में 1 लाख से ज्यादा लोगों की इस वायरस के कारण डेथ हुई है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो कल भी मैंने आपको बताया था कि टॉप 10 संक्रमित देशों की सूची में भारत शामिल हो गया है। 1,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और कल के दिन में भारत में सबसे ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं।
7293 नए मामले दर्ज किए गए अपने देश भारत में। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 1,58,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और 4500 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी इसके कारण हुई है। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले समय में जो आपके अन्य विषय हैं उनकी भी पीडीएफ और क्विज आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर के क्लास को बंद करने की, तो एक बार मैं आपको फिर बताता हूं कि ये डिसीजन कोई मैंने अचानक से नहीं लिया है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद में काफ़ी समय से मैं इसके बारे में सोच रहा था और फिर जाकर के मैंने ये निर्णय लिया है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि करंट अफेयर की क्लास जो है डेली वाली वो बिल्कुल कंटिन्यू अब नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं किसी भी कीमत पर अब करंट अफेयर की क्लास नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। मई 2020 में कौन सा देश चक्रवात मंगा से प्रभावित हुआ? तो ये जो चक्रवात है इससे प्रभावित हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो मंगा नाम का चक्रवात है ये डेवलप हुआ इंडोनेशिया के पास में और इंडोनेशिया के द्वारा ही इसका नामकरण भी किया गया है। उसके बाद में धीरे धीरे यह दक्षिण की ओर बढ़ा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को इसने प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवातों का नामकरण किया जाता है उसमें मुख्य रूप से 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इनमें एक है इंडोनेशिया, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है पापुआ न्यू गिनी। यानी कि जब कोई चक्रवात आता है तो वह कहाँ पर उत्पन्न हुआ इसके आधार पर इन देशों के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन था। अब ये क्या होता है? तो जब कोई साइक्लोन हमारे ट्रॉपिकल रीजन को छोड़ करके किसी अन्य स्थान में पहुंच जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। हालांकि इसकी उत्पत्ति तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में ही हुई थी, लेकिन बाद में ये जब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा तो ये बन गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वनुआतु नाम का जो जगह है प्रशांत महासागर में, यहीं पर आपको फिजी मिलेगा। तो यहाँ पे भी अभी एक चक्रवात आया था जिसका नाम था हेराल्ड। और आपको हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक देश मिलेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में चक्रवात आया था डाइन, जिसके लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला को संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अम्फान चक्रवात के लिए पश्चिम बंगाल को कितने रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की? तो यहां पर घोषणा की गई है 1000 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो अभी अम्फन नाम का चक्रवात आया था जो कि सुपर साइक्लोन में चेंज हो गया था, तो इससे हमारे देश के 2 राज्य प्रभावित हुए। एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ, इसको 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। जो व्यक्ति इस चक्रवात के कारण मर गए या हो गए उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और ध्यान रखिएगा इस चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और अभी हमारे यहाँ पर जो मौसम विभाग है उसने इन रीजन में यानी कि हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया और बंगाल की खाड़ी हो गई, इसमें उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की नई सूची रिलीज कर दी है जिसमें 13 देश शामिल हैं और इनके द्वारा 13 नए चक्रवातों के नाम भी दिए जाएंगे। किस वैश्विक कंपनी ने कैचअप नाम से एक कॉलिंग ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक का जो ऐप है इसके माध्यम से एक बार में 8 लोग आपस में कॉल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। फेसबुक की बात करते हैं तो यह एक अमेरिका की कंपनी है जिसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका है यूएसए के मेनलो पार्क में। सह संस्थापक इसके कौन हैं? तो ये हैं मार्क जकरबर्ग, जो कि वर्तमान में इसके सीईओ भी हैं। फेसबुक के द्वारा अभी जियो कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। बी थिंक डिजिटल नाम का कैंपेन भी इनके द्वारा शुरू किया गया है अपने देश भारत में। बाल पुस्तक द इका बॉग
इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इसे लिखा है ब्रिटेन की मशहूर लेखक जेके रॉलिंग ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जेके रॉलिंग का नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा जो हैरी पॉटर सीरीज की 7 पुस्तकें लिखी गई, उनकी 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपी आज तक सोल्ड हुई हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और हैरी पॉटर सीरीज भी हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। तो बात करते हैं इनके इकाबॉग नाम की पुस्तक की। तो ये मुख्य रूप से बालकों के लिए है, यानी कि बाल पुस्तक है और इसके पहले 2 अध्याय भी जारी किए गए हैं। पूरी पुस्तक नवंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी। तो लेखिका है इसकी जेके रॉलिंग। किस राज्य की सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? यानी कि एक ऐसा सेमिनार जो कि ऑनलाइन आयोजित होता है उसे हम लोग कहते हैं वेबिनार। तो इसे आयोजित किया है राजस्थान की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया है। ट्राइफेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान के लिए यूनिसेफ के साथ में भी साझेदारी की गई है। तो इसके अंतर्गत कोविड-19 के संबंधित जो भी सुरक्षा उपाय हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित की गई। वन धन योजना की बात करते हैं तो इससे 2018 में छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। ट्राइफेड के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि टेक फॉर ट्राइबल नाम का एक कैंपेन इनके द्वारा शुरू किया गया है। और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। राजस्थान की बात करते हैं तो आयु और सेहत साथी नाम का ऐप भी अभी राजस्थान की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 के कारण। किस राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो ये दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आइए लाख के बारे में जान लेते हैं। लाख की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उत्पादन लैसिफर या कोरिया लार्का नाम के कीट से जो स्रावित होता है उससे बनता है। और ये जो कीट होते हैं कहाँ पर रहते हैं? तो ये कुसुम हो गया, पलाश हो गया या बेर के पेड़ों पर रहते हैं और वहाँ से इनके द्वारा स्रावित राल से इसका निर्माण किया जाता है। अब ये जब सूख जाता है राल तो इसे संसाधित करके लाख का निर्माण किया जाता है और फिर इस लाख का उपयोग आभूषण और चमड़े के उद्योग में किया जाता है। तो अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे कृषि का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि जब किसी को कृषि का दर्जा दे दिया जाता है तो हमारे सहकारी समितियों के माध्यम से उनको आसानी से ऋण मिल जाता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाख का जो कीट होता है जिसका नाम है लैसिफर या फिर कोरिया लार्का। मई 2020 में इनमें से किस स्थान पर भारतीय व चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर डोकलाम जैसी स्थिति बनी? यानी कि भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं और इनमें से दोनों देशों के सैनिक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तो एक बार युद्ध जैसी स्थिति फिर बन गई है और ये स्थान है अक्सई चीन का गैल्वन घाटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर राज्य है और अक्सई चीन का इलाका जिस पे चीन का कब्जा है, यहाँ पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो भी सैनिक हैं वह सारे आ गए हैं। लगभग 1000 सैनिक यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे डोकलाम में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, ये है गैल्वन घाटी। LIC ने कितनी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए PM वय योजना की घोषणा की? तो PM वय वंदना जो योजना है इसकी घोषणा की गई है 10 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर 10 वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसी घोषणा की है LIC ने। तो वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए PM वय वंदना योजना को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। 31 मार्च 2020 को ये समाप्त हो गया, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा इसे 3 वर्षों के लिए यानी कि मार्च 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है। और यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है उसमें जो भी निवेश करेंगे उनको 7.4% का ब्याज भी दिया जाएगा। LIC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार।
किस पेमेंट बैंक ने किसानों एमएसएमई के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनको उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण एयरटेल पेमेंट बैंक करेगा मास्टर कार्ड कंपनी के साथ में मिलकर के। बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 2017 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ है इसके अनुव्रत विश्वास। और एमएसएमई सेक्टर की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए ही रीस्टार्ट नाम की स्कीम शुरू की गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की भी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि इनको ऋण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। किस कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए में सनराइज फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा की? तो ये घोषणा की है आईटीसी लिमिटेड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर जो सनराइज फूड्स है तो इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा और ये मसालों की एक कंपनी है, 70 वर्ष पुरानी एक कंपनी है और इसका अधिग्रहण आईटीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कि भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। बाद में इनका नाम बदला और 1974 में इनका नाम हो गया था आईटीसी लिमिटेड। इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं संजीव पुरी। और अभी हम लोगों ने जोमेटो के बारे में डिस्कस किया था। जोमेटो ने अपने सह संस्थापक के रूप में मोहित गुप्ता को नियुक्त किया है और जोमेटो के द्वारा उबर ईट्स का भी अधिग्रहण किया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो हमारा जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? ध्यान रखिएगा, यहां पर हम जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। भारत की जो जीडीपी है वह वर्तमान में 204 लाख करोड़ की है। तो इसमें बात की जा रही है कि कितनी कमी होगी। तो इसमें 5% कमी का अनुमान लगाया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने। क्रिसिल ने ये यहाँ पर यह भी कहा है कि आज़ादी के बाद में भारत में सबसे बड़ी मंदी का दौर कोरोना वायरस के कारण देखा जाएगा। तो क्रिसिल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं आशु सुएस। ऊर्जा वित्त निगम यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ में समझौता किया? तो नर्मदा का नाम आ गया तो समझ जाइए ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की जो भी बिजली से संबंधित परियोजनाएं हैं उनके लिए ऊर्जा वित्त निगम जो कि भारत सरकार के अधीन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ में समझौता किया है। अब इस समझौते के अंतर्गत होगा क्या? तो मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो पावर परियोजना और 12 प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनके लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा 2200 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। और ध्यान रखिएगा आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच का। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित किया? तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कोविड-19 की कोई दवा नहीं है और विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों के द्वारा अलग अलग बीमारियों की दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है मरीजों के ऊपर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है तो इसके बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी थी तो पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ में इसकी मांग बढ़ गई कि लाइए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दीजिए, इससे हम लोग करेंगे इलाज। तो बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगे। तो इसीलिए भारत सरकार ने भी इससे संबंध में कुछ नए कानून बनाए हैं और अब WHO के द्वारा इसके परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। तो दवा हमारी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ध्यान रखिएगा यह मलेरिया की दवा है और कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इसका अभी तक उपयोग किया जा रहा था। फेविपिराविर की बात करते हैं तो ये जापान की दवा है और इसके परीक्षण की भी मंजूरी हमारे यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी। रोटानाविर की बात करते हैं तो एड्स की दवा है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। रेमडेसिविर की बात करते हैं
तो ये इबोला की दवा है जिसका उपयोग भी कोविड-19 के मरीजों के ऊपर किया जा रहा है। बच गए तो ठीक, नहीं तो फिर कोविड-19 से मर गए ऐसा बता दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके हैं टेड्रस अधनॉम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी इनकी 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया था। और जो इनका कार्यकारी बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो भी खिलाड़ी हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में समझौता किया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, तो सपोर्ट मिडवाइफ एंड नर्सेज, ये इसका थीम है। और 2020 का जो वर्ष है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक हैं, उनके जन्म की 200वीं वर्षगांठ है। इसीलिए इस ईयर को WHO के द्वारा मिडवाइफ और नर्सेज को डेडिकेट किया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने की घोषणा की, तो ये घोषणा की है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन की। तो नैन्सी ग्रेस रोमन ये नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी। कौन थी? पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी। और जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि नासा का एक बहुत ही प्रमुख स्पेस टेलीस्कोप था, इसके निर्माण में अहम योगदान दिया था नैन्सी ग्रेस रोमन ने। इसीलिए इन्हें मदर ऑफ हबल के नाम से भी जाना जाता है। अब नासा का ये जो टेलीस्कोप है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, 2025 में इसे लॉन्च किया जाना है, यानी कि अभी ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इसका नामकरण अब नासा के द्वारा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया है। नासा के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि इनका मिशन है सनराइज, जिसमें ये सूर्य की ज्वाला का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा इनका एक साइरस नाम का मिशन है, जिसके अंतर्गत ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिससे पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में सूचना दी जा सके। अपोलो 13 नाम का जो मिशन है, इसकी इन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाई है। वाइपर नाम से इन्होंने, क्या होता है वो, वेंटिलेटर का निर्माण किया है। और इस प्रकार से कई सारे कारणों से न्यूज में रहा है नासा। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेन-टीन। और टेलीस्कोप की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, नासा का एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था स्प्रिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इसको अब नासा ने रिटायर कर दिया है 16 वर्षों की सेवा के बाद में। शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन हुआ। उनके द्वारा भारत के किस नाम के पहले संस्कृत धारावाहिक का संगीत तैयार किया गया था? तो ये जो हमारा संगीत धारावाहिक, संस्कृत धारावाहिक था, ये था कादम्बरी, जिसके संगीत को लिखा था शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे ने, जिनका अब निधन हो गया है। इन्हें उभय गण विदुषी और कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि ये कर्नाटक की एक शास्त्रीय संगीतकार थी। किस शहर में 3 दिवसीय सैन्य कमांडरों के सम्मेलन यानी कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है कहां पर? दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहला जो इसका चरण है उसका आयोजन 27 से 29 मई तक किया जा रहा है। वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है और दूसरा चरण इसका जून माह में किया जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। हाल ही में म्यांमार ने किस वित्तीय संगठन से कोविड-19 से निपटने के लिए 700 मिलियन के ऋण की मांग की है? तो ये इन्होंने मांग की है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जो भी हमारे गरीब टाइप के देश होते हैं उनके द्वारा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत मांग की जाती है, जो हमारे विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बैंक होते हैं, जिससे इनको जल्दी से मंजूरी मिल जाती है। तो 700 मिलियन डॉलर की इन्होंने मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में। एमडी इसके है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। और मुख्य अर्थशास्त्री की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, कार्मेन रिनहार्ड अभी विश्व बैंक की नई वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। यूफा
ई यूरो 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है इटली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराया है सर्बिया को 3-1 से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ई यूरो यानी कि जो यूफा के द्वारा टूर्नामेंट आयोजित कराया जाता था उसके बजाय इन्होंने एक वर्चुअल आभासी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। तो पहली बार यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा एक वर्चुअल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो इसमें 4 गेमर्स एलनसो, ग्रे फॉक्स, नेपल 17X, निकल डैन और जिनेवा NPK02 के द्वारा इस गेम का प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये पूरी तरीके से वर्चुअल गेम था, यानी कि जैसे कंप्यूटर गेम होता है उसी प्रकार से आयोजित किया गया था और इसमें इटली ने सर्बिया को हरा दिया। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC का जो अभियान है इसका नाम है 100% क्रिकेट। और इस वर्ष का जो महिला T20 विश्व कप हुआ है उसे किसने जीता है? तो वो विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और अगले वर्ष 2021 में महिलाओं का विश्व कप आयोजित होगा 50 ओवर वाला, वो न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। और ये अभियान इस T20 विश्व कप से अगले विश्व कप तक चलेगा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान था 46वां। इससे पहले वाले संस्करण में इसका स्थान था 47वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और स्वीडन इसमें रहा है पहले स्थान पर। सह्याद्री मेघा, इसकी बात करते हैं तो यह एक पैडी यानी कि धान की प्रजाति है और इसका निर्माण किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज ने, जो कि है आपका कर्नाटक में। और कई सारी अन्य प्रजातियां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे मुक्तोसरी जो कि एक चावल या धान की ही प्रजाति है जिसे पश्चिम बंगाल ने बनाया है। उसके अलावा MACS, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, MACS 4028 ये गेहूं की प्रजाति है जिसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया है। और अभी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ही RS14 और RH18 करके RST14 और RST18 नाम से बोने गेहूं की प्रजातियों का भी निर्माण किया गया है, यानी कि उनकी मैपिंग की गई है। द रूम व्हेयर इट हैपेंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जॉन बोल्टन ने, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं अमेरिका के। राम वन पथगमन नाम की जो योजना है ये है मध्य प्रदेश राज्य के सरकार की। चलिए आज के वीडियो से प्रश्न आपके लिए देख लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में अभी जो इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, उनके द्वारा किसको नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो ये कब मनाया जाता है और इसका दिवस क्या है? NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? ओपन स्काईज ट्रीटी, जिससे अभी अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा की, ये किस वर्ष लागू हुआ था? और सभी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग MP के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।